Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. I am your UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to discuss about nutrition and food requirement of preschool children. तो जब भी हम फूड preschool children के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर फूड रिक्वायरमेंट क्या होती है प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए। जो ग्रोथ होती है बिटवीन 1 to 6 ईयर इज जनरली स्लोअर देन in the first year of life but continues gradually. जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं जिनकी एज 1 to 6 ईयर्स होती है उसमें जनरली ग्रोथ क्या है स्लो होती है बट ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज होती रहती है। ऑल्सो यहाँ पे प्री स्कूल चिल्ड्रंस की जो एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती रहती है। और यहाँ पर क्या होगा जब प्री स्कूल चिल्ड्रन है मतलब जिनकी एज 1 to 6 ईयर है तो वहाँ पर जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर अगर मैं डाइटरी गाइडलाइंस की बात करूँ प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए तो यहाँ पर डाइट हम कैसी देते हैं। डाइट वी आर गिवन इन द एडिक्वेट क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो फिर यहाँ पर अगर यहाँ पर डाइट हम कैसे देते हैं जो कि एडिक्वेट होती है क्वांटिटी और क्वालिटी में भी। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है हम एडिशन ऑफ कुछ रिकमेंड करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर प्री स्कूल जो चिल्ड्रन है उसमें हम 2 सर्विंग देते हैं प्रोटीन रिच फूड की। जो प्रोटीन रिच फूड है जनरली हम उसमें ज़्यादा देते हैं क्योंकि प्री स्कूल चिल्ड्रन में यहाँ पे जनरली प्रोटीन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है फॉर देयर ग्रोथ। तो यहाँ पर अगर मैं डाइटरी गाइडलाइंस की बात करूँ तो 2 स्मॉल सर्विंग्स हो गई किसकी प्रोटीन रिच फूड की। Proper elimination is usually maintained by a daily diet of fruits, vegetable and whole grain product. हम यहाँ पर क्या देते हैं जनरली फ्रूट वेजिटेबल और होल गेन प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो यहाँ पर जो फूड इनटेक है वो इम्प्रूव हो जाता है अगर यहाँ पर हम उस मील को इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो प्री स्कूल चिल्ड्रन है अगर हम उनको अट्रैक्टिव डिशेज देते हैं विद द अगर मैं एक बैलेंस डाइट की बात करूँ अगर मैं एक बैलेंस डाइट की बात करूं और इस बैलेंस डाइट में मैं अट्रैक्टिव लुक बना दूं इस डाइट का या पैलेटेबल बना दूं तो चिल्ड्रन क्या है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और अट्रैक्ट होने के बाद वो क्या करेंगे उस मील को पसंद करेंगे। तो यहाँ पर जब हम प्री स्कूल चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डाइटरी गाइडलाइंस में हम क्या क्या देखते हैं एक तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी हम चेक करते हैं फूड की। ऑल्सो यहाँ पे जो प्रोटीन रिच फूड्स है उसकी हम 2 सर्विंग्स देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर एलिमिनेशन हम कैसे मेंटेन करते हैं मैं प्रॉपर वहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल होल ग्रेन प्रोडक्ट्स जो है वो हम उसको दे सकते हैं। ऑल्सो अगर मैं जैसे बैलेंस डाइट के बारे में बताया तो हम उस बैलेंस डाइट को प्रॉपर एक फॉर्मुलेट करके वहाँ पर एक पूरी मेनली आप वहाँ पे रेसिपी फॉर्मुलेट करके दे सकते हो। तो यहाँ पे रेसिपी फॉर्मुलेशन करके हम एक अच्छा डाइट जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे फूड हम स्लाइटली सीजन्ड फूड लेते हैं जैसे वहाँ पे मैगी बना दी लेकिन मैगी तो आपका इसमें आ जाएगा जंक फूड में आ जाएगा। हम कुछ सैंडविच बना रहे हैं उसमें थोड़ी सी सीजनिंग कर देते हैं जिसकी वजह से चिल्ड्रन जो है वो उसको पसंद करते हैं। तो उस हम टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए बच्चों को टेस्ट जो है वो इम्प्रूव लगे अच्छा लगे उस टेस्ट को क्योंकि यहाँ पर हम बैलेंस डाइट के साथ साथ क्योंकि यहाँ पे प्री स्कूल चिल्ड्रन है तो वो जनरली अट्रैक्टिव लुक या पैलेटेबल या फिर टेस्ट वाला फूड खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो हम बैलेंस डाइट के साथ साथ जो फूड बनाते हैं उसमें हम ऑल्सो यहाँ पे टेस्ट फैक्टर भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम फूड कैसा देखते हैं टेस्टी फूड उसको सीजन कर देते हैं। दूसरा यहाँ पे प्री स्कूल चिल्ड्रन को कभी भी फोर्स नहीं किया जाता कि वो ज़्यादा कैलोरीज को इनटेक करे जितना उनका मन करता है उतना ही उनको मील जो है वो दिया जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे रेगुलरिटी बहुत असेंशियल है। अगर आप रेगुलर मील्स नहीं दे रहे हो तो उनकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगा इसलिए यहाँ पे रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे बेवरेज जैसे टी कॉफी है उसको हमें रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी को वो ओवर स्टिमुलेट कर देती है। इंस्टेड ऑफ टी एंड कॉफी यहाँ पे मिल्क जो है वो प्री स्कूल चिल्ड्रन को देना चाहिए। तो मिल्क यहाँ पे हम ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू द टी एंड कॉफी। नाउ चिल्ड्रन शुड नॉट बी हरीड वाइल टेकिंग द फूड। उनको कभी भी जल्दी नहीं होनी चाहिए जब वो फूड कंज्यूम कर रहे हैं। प्रॉपर च्यू करना चाहिए फूड। अगर प्रॉपर च्यू करेंगे प्रॉपर च्यूइंग से क्या होता है डाइजेशन इंप्रूव होता है डाइजेशन यहाँ पे प्रॉपर होता है। तो ये वाली सारी चीज आती है प्री स्कूल चिल्ड्रन में।
नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंट कुकिंग मेथड्स को अप्लाई करना चाहिए ताकि यहाँ पे अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन हो, चिल्ड्रन जो है वो लाइक करे। जैसे आपने सैंडविच बनाया उनकी मील में, उस सैंडविच को आपने सीजन कर दिया अच्छे तरीके से और अट्रैक्टिव, पैलेटेबल और वहां पर बहुत टेस्टी बना दिया, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आती हैं चिल्ड्रन के डाइट के अंदर। नाउ अब जो डाइट है उनमें बहुत सारी वेराइटी ऑफ फूड्स को हम वहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन जिनकी एज 7 to 15 ईयर्स है, उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस होती है। स्कूल पीरियड को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट टाइम बोला जाता है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है उसमें ग्रोथ जो है वो बॉडी की स्लो डाउन हो जाती है, बॉडी की ग्रोथ कम हो रही है, तो वहां पे चेंजेस भी आने लगते हैं। तो ये जनरली आप एडोलेसेंट स्टेज भी बोल सकते हो। तो एडोलेसेंट नहीं आती है, मतलब एडोलेसेंट की आने वाली होती है स्टेज, तो उस स्टेज पे आप क्या करते हो, ये स्कूल चिल्ड्रन का है, आगे यहाँ पे एडोलेसेंट का है, तो यहाँ पे स्टेज जो है वो वेरी करता है। यहाँ पर स्कूल चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूँ तो स्कूल चिल्ड्रन में क्या है, यहाँ पे द स्लोड रेट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड रिजल्ट इन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द फूड रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है वैसे वैसे रिक्वायरमेंट जो है वो कम अपीयर होती जाती है। तो यहाँ पर क्या क्या डाइटरी गाइडलाइंस होती है फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो उनकी एक्टिविटी के हिसाब से हम देते हैं, उनकी ग्रोथ के हिसाब से देते हैं। अगर मान लो वहाँ पे किसी को कोई सिक है या फिर किसी को इंजरी हो गई है, तो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, चेंज हो जाती है। चिल्ड्रन आर जनरली रेस्टलेस एंड डू नॉट लाइक टू स्पेंड टू मच टाइम एट द टेबल ऑफ ईटिंग, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ ज्यादा, जैसे मान लो किसी को इंजरी हो गई, कोई बीमार है, तो वहाँ पे डाइटरी फूड वो ज्यादा कंज्यूम करना पसंद नहीं करता है, मेनली वो फटीगनेस की वजह से रेस्ट करता है। तो यहाँ पर न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है जनरली चेंज हो जाती है। और यहाँ पे साथ साथ जो स्कूल चिल्ड्रन है वो फूड से जनरली ज्यादा बोर हो जाते हैं, इसलिए बोर होने की वजह से हमें क्या करना चाहिए, उनकी डाइटरी गाइडलाइंस पे कैसे ध्यान देना चाहिए। अगर वो खाने से बोर हो रहे हैं तो हमें उनको क्या करना चाहिए, यहाँ पर बेस्ट रेसिपीज देनी चाहिए, अलग अलग मेन्यूज बना देने चाहिए। मेन्यूज में कलर, टेक्सचर, टेस्ट, फ्लेवर, ये सब चीजें भी आनी चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, बेसिकली अच्छी मेन्यू प्लानिंग करनी है जिसमें सारी डिशेस और अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को हम इंक्लूड कर सके। अब यहाँ पर क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशन भी इंपॉर्टेंट देखी जाती है while when we are talking about the dietary requirement for school children। अब यहाँ पर क्या है, मेनली स्कूल चिल्ड्रन स्नैकी मील्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, नए नए फूड्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें मेन यहाँ पर क्या करना है, अगेन रेसिपी मॉडिफिकेशन। अगर हम एक ही रेसिपी दिए जा रहे हैं उनको तो वो उस रेसिपी से क्या है, बोर हो जाएंगे, इसलिए हमें मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। फूड जो है अलग अलग तरीके का बनाना चाहिए जो कि यहाँ पर अच्छा, अट्रैक्टिव, पैलेटेबल दिखे। तो इस केस में हम कैसे प्लानिंग करते हैं, रेसिपी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमें ऐसे फूड लेने चाहिए जिसको हम इजीली हैंडल कर सके। और मेनली हम किस पे कौन सा फैक्टर देखते हैं, अट्रैक्टिवनेस, पैलेटेबल। ये जब भी हम मेन्यू प्लान करते हैं बच्चों के लिए, तो फूड शुड ऑलवेज बी अट्रैक्टिव, पैलेटेबल एंड इजी टू हैंडल। ऑल्सो इट शुड बी बेटर इन टेस्ट। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम मील प्लान करते हैं जब भी हम स्कूल चिल्ड्रन की बात करते हैं। अगर यहाँ पर बच्चे सैलेड लाइक नहीं करते तो उनको सैंडविचेस टाइप के आपको मॉडिफिकेशन कर देनी चाहिए, सैंडविच बना देना चाहिए, ताकि अब अगर मैं सैंडविच की बात करूं और एक सैलेड की बात करूं तो बच्चे कौन सी चीज ज्यादा पसंद करेंगे, ऑब्वियसली सैंडविच पसंद करेंगे। तो हमने क्या करा, जो वेजिटेबल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसको हमने ब्रेड में डाल दिया, बात तो वही है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, वेजिटेबल्स को सैंडविच में इनकॉर्पोरेट कर दिया ताकि बच्चे जो है अपनी मील को लाइक करें। नेक्स्ट यहाँ पे एडोलेसेंट के लिए क्या फूड रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मैं एडोलेसेंट की बात करूं तो यहाँ पे कौन सा एडोलेसेंस पीरियड कौन सा होता है, द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। तो यहाँ पर जब चाइल्डहुड से अडल्टहुड का जो पीरियड आता है, जो स्टेज आता है, उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंट स्टेज। यहाँ पर फिजिकल, बायोकेमिकल और इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। मेनली यहाँ पर क्या होता है, फाइनल ग्रोथ होती है, जैसे बहुत ज्यादा बॉडी में चेंजेस आते हैं इन द बॉयज एंड गर्ल्स। यहाँ पे कुछ बॉडी चेंजेस हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस हैं। ग्रोथ जो है बॉयज की वो स्लो होती है,
एज कंपेयर टू द गर्ल्स। तो यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है वो डिपेंड करता है आपका बॉडी कॉम्पोजिशन कितना है, ठीक है, बॉडी फैट कितना है। 22% ऑफ बॉडी फैट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रेगुलर ओव्यूलेशन। अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल चेंजेस आते हैं, कुछ आपके सेक्सुअल चेंजेस हो गए, कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस हो गए, कुछ बिहेवियर चेंजेस हो गए। तो ये सारा डिपेंड करता है एडोलेसेंट स्टेज में। तो यहाँ पर 22% बॉडी फैट चाहिए ताकि हम रेगुलर ओव्यूलेशन को मेंटेन कर सके। यहाँ पर ग्रेटेस्ट न्यूट्रिएंट नीड फॉर बॉयज इज बिटवीन 12 to 15 ईयर्स एंड फॉर गर्ल इज 10 to 13 ईयर्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कब चाहिए होती है बॉयज को, 12 से 15 साल में, और गर्ल्स को 10 to 13 ईयर्स में। तो यहाँ पर जो बोथ मेल और फीमेल है वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, एडिक्वेसी ऑफ जिंक स्टेटस। यहाँ पे मेनली जो आपका जिंक माइक्रो मिनरल है, इस स्टेज में जनरली हम ज्यादा हमारी रिक्वायरमेंट होती है जिंक की। तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल है दोनों ही जिंक की को न्यूट्रिएंट को ध्यान में रखते हुए बॉडी अपने उसी तरीके से हम डाइटरी प्लानिंग करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, विद द परफॉर्म ग्रोथ ऑफ एडोलेसेंट देयर इज इंक्रीज डिमांड फॉर प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ऑब्वियस सी बात है, जब एडोलेसेंट स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी क्या है, बढ़ जाते हैं। कुछ चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं सेक्युलर चेंजेस। सेक्युलर चेंजेस होते हैं आपके डायमेंशनल चेंजेस एंड चेंजेस इन मैचुरेशनल टाइमिंग ओवर जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं सेक्युलर चेंज। सेक्युलर का मतलब क्या है, सक्सेसिव पीरियड ऑफ द टाइम, जो टाइम टू टाइम हमारे चेंज होते जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं सेक्युलर चेंज। द सेक्युलर ट्रेंड रेफर्स टू एवरेज एज ऑफ प्यूबर्टी डिक्रीजिंग ओवर टाइम। जैसे आप क्या कर रहे हो, एडोलेसेंट स्टेज से, जैसे आप एडोलेसेंट स्टेज से एडल्टहुड में जा रहे हो, एडल्टहुड स्टेज से ओल्ड एज में जा रहे हो, तो ये सब क्या है, सेक्युलर चेंजेस है। सेक्युलर चेंजेस मतलब जो आपके पीरियड टू पीरियड वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्यूबर्टी होगी इज स्टार्टिंग अर्लियर फॉर बॉयज एंड गर्ल्स नाउ देन इट इज द 100 टाइम एगो। तो यहाँ पर जो भी चेंजेस आ रहे हैं ओवर द टाइम उनको आप बोलोगे सेक्युलर चेंजेस। एडोलेसेंट एनोरेक्सिया में लीड टू डिमिनुशन ऑफ द सेक्युलर ट्रेंड। जैसे यहाँ पे एक एनोरेक्सिया होता है जो कि एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है, एनोरेक्सिया। यहाँ पर जनरली क्या है, इस एज में जो एडोलेसेंट स्टेज में जो लोग होते हैं, जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं मेनली, वो अपने बहुत बॉडी को लेके बहुत वो होते हैं कि हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, बहुत अट्रैक्टिव दिखना है। जो उनके बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो सब पे बहुत ध्यान रखते हैं। तो ऐसे केस में क्या है, हमें उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट भी उनके अकॉर्डिंग ही देखनी चाहिए, मतलब हमें उनका अकॉर्डिंग ही उनका डाइट प्लान बनाना चाहिए। अब एडोलेसेंट स्टेज में क्या क्या हम उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे जनरली उनकी गाइडलाइंस होती है। अब देखो इस स्टेज में क्या है, जनरली ओबेसिटी के चांसेस हाई रहते हैं एज द बॉडी इज इन द ग्रोइंग स्टेज। बॉडी वहाँ पे ग्रोइंग स्टेज में है तो यहाँ पे ओबेसिटी के चांसेस क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। तो ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमें एडिक्वेट वहाँ पे बैलेंस्ड डाइट हमें देनी चाहिए। जो फैट की अमाउंट है उसको रिड्यूस करना चाहिए, वहीं पर साथ साथ प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है उनकी अमाउंट ज्यादा रखनी चाहिए। जितने भी आपके स्वीट फूड है उनकी अमाउंट रिड्यूस करनी चाहिए, एज वेल एज जो जंक फूड्स हैं उनको भी मिनिमम कंज्यूम करना चाहिए। तो ये वाली स्टेज होती है मेनली ग्रोइंग स्टेज, जिसमें बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं और आगे जो है बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर इस एज में ओबेसिटी हो गई तो यहाँ पर क्या है, आपको प्रॉपर वेल बैलेंस न्यूट्रिशियस फूड जो है वो देना चाहिए। गर्ल्स को क्या करना चाहिए, कैल्शियम रिच फूड्स ज़्यादा लेने चाहिए ताकि उनकी बोन डेंसिटी इंक्रीज हो जाए। और यहाँ पे जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, जिसमें आपके बोन्स में पेन होने लगता है, जॉइंट में पेन होने लगता है। ओल्ड एज में जनरली ये देखने को मिलता है और आपके एडल्ट स्टेज में भी आजकल देखने को मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स। तो यहाँ पर क्या है, जब हम डाइट की बात कर रहे हैं तो लड़कियों को या फिर विमेन को क्या करना चाहिए, एक एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम हमारा लेना चाहिए। कोई भी मील को मिस नहीं करना चाहिए। एम्प्टी कैलोरी फूड को अवॉइड करना चाहिए, जैसे आपका कार्बोनेटेड बेवरेजेस, इसमें जनरली आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, यहाँ पे जनरली आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, एल्कोहल आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आयरन रिच फूड खाना चाहिए ताकि वहाँ पर एनीमिया ना हो। एनीमिया किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द
डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया यहाँ पर कि अगर हम अच्छे से आयरन रिच फूड खा रहे हैं, जैसे आपके जनरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गई, या फिर आपके फ्रूट्स हो गए, तो यहाँ पर इस केस में क्या है, जो आयरन रिच फूड है वो जनरली ज्यादा कंज्यूम करने चाहिए ताकि एनीमिया यहाँ पर ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेंट मदर्स, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अलग होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल वुमेन और एज कंपेयर टू द लैक्टेटिंग वुमेन। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपेक्टेंट मदर्स की बात करूं, एक्सपेक्टेंट मदर में हमें एडिक्वेट न्यूट्रिशन चाहिए बिफोर एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जो मेटर्नल हेल्थ होती है, मेटर्नल हेल्थ किससे इन्फ्लुएंस होती है, जेनेटिक, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने होते हैं। इन्फेक्शन और इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है जो कि फीटल की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी वो जनरली हम उसके जो हम डाइट प्लान करेंगे उनके लिए जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो डिफरेंट होगी। वो किसको देख के होगी कि यहाँ पे बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है, बेबी को कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑब्वियसली जो मदर खाएगी वही बेबी की बॉडी में जाएगा और वहीं से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो यहाँ पर मेटर्नल हेल्थ भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब हम यहाँ पर कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जैसे इकोनॉमिक फैक्टर, इन्फेक्शन, यहाँ पर जेनेटिक फैक्टर एंड सोशल फैक्टर्स, तो यहाँ पे क्या है, जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए ताकि एब्जॉर्प्शन सही हो जाए, एक्सक्रीशन डिक्रीज हो और यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में ऑल्ट्रेशन होता है। जैसे मान लो जब विमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाता है और यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में भी ऑल्ट्रेशन आने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे साथ साथ मदर के साथ साथ बेबी की भी उतना ही केयर करनी पड़ती है। ना women who has been well nourished before her pregnancy, she has reserve of several nutrient। अपनी प्रेगनेंसी पहले अगर एक मदर एक वेल नरिश्ड होती है तो उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी उनकी बॉडी में होते हैं, ग्रोइंग स्टेज में उनको प्रॉब्लम नहीं आती, जिसकी वजह से जो ग्रोइंग फीटस है उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। अगर मदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले रही है तो वहां पर क्या है, जो बच्चा होएगा, जो फिटस है, उसकी हेल्थ भी क्या होएगी, अच्छी होएगी। नेक्स्ट यहाँ पे the effect of undernutrition during reproduction will vary depending upon the nutrients involved, the length of time it is lacking and the stage of gestation at which occur। अगर कोई मदर अंडर न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, किसी भी आपके न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है तो वो आती है अंडर न्यूट्रिशन में। तो यहाँ पर अगर एक आपके यहाँ पर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है तो वहाँ पर वो जनरली किसको इफेक्ट करेगी, जो फीटस है, जो वूम में आपका बेबी है, उसको जनरली इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर जो मदर है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको यहाँ पर अच्छे से डाइटरी उनको मॉडिफिकेशन करना चाहिए, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंज्यूम करने चाहिए ताकि उसमें एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स हो, जिससे आपका मैटरनल हेल्थ तो इम्प्रूव होएगा, साथ साथ यहाँ पे जो बच्चा होएगा उसकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर मदर को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होंगे प्रेगनेंसी स्टेज में तो यहाँ पर सफिशिएंट मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होगा, जिससे वो अपने बेबी को नरिश कर पाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए डाइटरी गाइडलाइंस क्या क्या होती है उस पे हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे स्मॉल और फ्रीक्वेंट फीडिंग्स शुड बी टेकन। आपको क्या करना है, स्मॉल और फ्रीक्वेंट फीडिंग लेनी है, फास्टिंग नहीं करनी है। फास्टिंग से क्या होगा, आप गैप कर दोगे और बेबी को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है कि वहां पर फास्टिंग नहीं करनी है। ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच फूड लेने हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है एक सबसे सिम्टम है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसको हमें कैसे रिड्यूस करना है, मोर फाइबर्स लेने हैं अपनी डाइट में। यहाँ पर मेनली 5 to 6 सर्विंग्स लेनी है फ्रूट एंड वेजिटेबल की। डाइट हमें ऐसी लेनी है जिसमें कैल्शियम ज्यादा हो और ओस्टियोमलेशिया ना हो। ओस्टियोमलेशिया मतलब कैल्शियम की लैक, अगेन यहाँ पर कैल्शियम की अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए यहाँ पर कैल्शियम रिच फूड और आयरन रिच फूड्स जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को लेना
चाहिए, क्योंकि ब्लड लॉस होगा तो यहाँ पे आयरन और कैल्शियम की अमाउंट जो है वो ज्यादा चाहिए होगी। अगेन यहाँ पे आयरन रिच फूड, कैल्शियम रिच फूड, ये सब हमारी बॉडी में चाहिए होंगे मदर को, ताकि अनीमिया ना हो। अनीमिया किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से। तो अनीमिया ना हो, अनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए आयरन रिच फूड और कैल्शियम रिच फूड लेना चाहिए। डाइट में आपका ऑप्टिमम अमाउंट में सोडियम होना चाहिए। अगर वहाँ पे ओडीमा और हाइपरटेंशन है तो सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अगर मदर को ज्यादा, ओडीमा का मतलब होता है स्वेलिंग इन द एंकल्स और द लिम्स, तो अगर वहाँ पे आप स्वेलिंग है या फिर आपका हाइपरटेंशन है, बीपी है, तो उस केस में सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कैल्शियम और आयरन रिच फूड खाना चाहिए, जैसे आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए। प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, अच्छा पानी पीना चाहिए जब आप अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो। फैटी रिच फूड्स, फ्राइड फूड, सीजनिंग वाले फूड्स को ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पे जो फ्लूइड लेना चाहिए, फ्लूइड शुड बी टेकन बिटवीन मील्स रादर देन अलोंग विद द मील्स। जो आप फ्लूइड ले रहे हो या तो आपको मील्स के साथ लेना चाहिए या फिर उसके बाद में। तो यहाँ पर कैलोरीज जो है उस पर मेन फोकस करना चाहिए कि आप प्रॉपर कितनी कैलोरीज ले रहे हो, so that enough fat is deposited during pregnancy which is required for the lactation amount। adequate amount में आपको कैलोरीज लेनी है ताकि यहाँ पे इनफ जो इनफ फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाए, जो कि लैक्टेशन के लिए ज़रूरी होता है। नाउ अगर मैं लैक्टेटिंग वुमेन की बात करूँ, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, जो ब्रेस्ट फीड करती हैं, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें वो उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है दैट टोटली डिपेंड अपॉन द मदर फूड और मदर मिल्क। तो यहाँ पे क्या क्या डाइटरी गाइडलाइंस होती हैं फॉर द लैक्टेटिंग वुमेन। सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है मदर को, दैट इज ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। तो यहाँ पर क्या है, डाइट जो है वो बैलेंस लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए। और नंबर ऑफ मील्स हम यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, लैक्टोगोग्यूज, जिसमें आपके पास क्या क्या आ सकते हैं जो कि मिल्क की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे गार्लिक मिल्क, आलमंड, गार्डन क्रेस सीड्स, ये सभी हमें क्या लेने, किसको लेने चाहिए, एक लैक्टेटिंग वुमेन को लेने चाहिए, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है, मिल्क को ज्यादा प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ऐसे कौन कौन से फूड है यहाँ पे, गार्लिक मिल्क, आलमंड, गार्डन ग्रास, गार्डन क्रीज सीड्स, ये सब क्या है, मिल्क प्रोडक्शन को ज्यादा इंक्रीज करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं एनिमल ओरिजिन की बात करूँ फूड में, तो गोट मीट, फिश, मटन, ये सब क्या करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क की सिक्रीशन को इम्प्रूव करते हैं। वेट गेन बियॉन्ड द डिजायरेबल बॉडी साइज शुड बी अवॉइडेड। यहाँ पर व्हेन बेबी इज वीक द मदर मस्ट रिड्यूस हर फूड इनटेक इन ऑर्डर दैट ओबेसिटी में बी अवॉइडेड। जब आप बेबी फीड कर रहे हो तो यहाँ पर मदर को क्या करना चाहिए, अपना फूड इनटेक कम कर देना चाहिए ताकि उनको ओबेसिटी ना हो और प्रॉपर वहाँ पे मिल्क सिक्रीशन हो। यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया है, अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो जनरली यहाँ पे हाई फाइबर फूड्स या फिर फाइबर रिच फूड्स ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, वाटर, ठीक है, ये सब ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज करना चाहिए। नो फूड नीड टू बी विद हेल्प फ्रॉम द मदर अनलेस इट कॉजेज डिस्ट्रेस टू द इन्फेंट। ऐसे हमें फूड नहीं खाने चाहिए जिससे इन्फेंट की बॉडी को हार्म कर सकता है, जैसे टमाटोज, ऑनियंस, कैबेज, चॉकलेट, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट, ये सब क्या कर सकते हैं आपको, ये दैट में कॉज गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस और लूज स्टूल इन द इन्फेंट। तो इन्फेंट को ये हार्म कर सकते हैं। अगर मदर का बॉडी वेट लॉस हो रहा है ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग तो उनको कैलोरीज इनटेक बढ़ाना चाहिए। अगर उनका बॉडी वेट गेन हो रहा है तो फूड की अमाउंट कम करनी चाहिए, बट अगर वेट लॉस हो रहा है ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड तो वहां पे कैलोरीज जो है वो ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। तो सक्सेसफुल लैक्टेशन डिपेंड सिर्फ एडिक्वेट डाइट पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि मदर का साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, एंजाइटी तो नहीं है, ठीक है, वो इजीली बेबी को हैंडल कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, फैमिली सपोर्ट कर रही, नहीं कर पा रही, तो और अदर फैक्टर्स भी होते हैं अगर हम लैक्टेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पर एडल्ट्स का कैसा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है, अब देखो एडल्टहुड में क्या है, डिफरेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है,
आपका काफी बार ये क्या होता है, एनर्जी यहाँ पे मेनली आपके एडल्ट के केस में एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा चाहिए होती है, एज वेल एज प्रोटीन के अमाउंट भी क्या है, ज्यादा चाहिए होती है। तो इसी अकॉर्डिंग हम क्या है डाइटरी प्लानिंग करते हैं। तो न्यूट्रिशनल जो आपका न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए, तो वहां पर हमें क्या है ज्यादा एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, तो न्यूट्रिएंट्स भी क्या है ज्यादा चाहिए होंगे। अब यहाँ पर एक होता है सटाइटी वैल्यू। इस सटाइटी वैल्यू का मतलब क्या होता है, ए मील विद गुड सटाइटी वैल्यू इज द मील विद सैटिस्फाई द हंगर फॉर अ रीजनेबल लॉन्गर टाइम। आपको एक ऐसी मील लेनी है जिससे आपको काफी लंबे टाइम तक भूख ना लगे। मतलब क्या है, प्रॉपर अमाउंट में एक कौन सी मील चाहिए, बैलेंस मील चाहिए। ठीक है, बैलेंस मील में क्या आएगा, प्रॉपर जैसे आपका चपाती, राइस, सब्जी, रायता, सैलड, ये सब क्या है आपका एक बैलेंस मील जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एक आता है। तो यहाँ पे सटाइटी वैल्यू का मतलब क्या है, एक अच्छी सटाइटी वैल्यू का मतलब है जो कि आपके हंगर को पूरा सेटिस्फाई करता है। कार्बोहाइड्रेट की लो सटाइटी वैल्यू होती है अगर मैं प्रोटीन और फैट्स की बात करूं, क्योंकि फैट्स प्रोटीन्स क्या है हाई एनर्जी जो है वो यील्ड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हलवा पूरी हो गई फैटी फूड्स में, उससे क्या है ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। प्रोटीन को ज्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में, इसलिए यहाँ पर प्रोटीन में हम क्या है कंसिडरेबल सटाइटी वैल्यू उसकी होती है। तो हर एक फूड की क्या है अपनी अपनी सटाइटी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर क्या है, हम जब भी हम बात कर रहे हैं एडल्ट स्टेज की, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं मेन्यू प्लानिंग में, ताकि यहाँ पर जो आप प्लान कर रहे हो मेन्यू वो सारे ही आपके घर वालों को पसंद आए। फॉर एग्जाम्पल यू प्लान टू कुक मटर पनीर करी, इफ पनीर इज नॉट अवेलेबल देन इट कुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूट्रिएंट नगेट्स। तो हमें क्या करना है, देखो हमें इस तरीके से मेन्यू प्लान करना है कि वहां पे सटाइटी वैल्यू भी बनी रहे, लोगों को अच्छा भी लगे, टेस्टी फूड भी लगे और सारे न्यूट्रिएंट्स वहां पर कंज्यूम भी हो जाए। सपोज करो जैसे आपने मटर पनीर बनाने का प्लान करा है, बट उस आपके पास पनीर अवेलेबल नहीं है। अब पनीर में क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन होगा, ठीक है, प्रोटीन रिच होगा आपका पनीर। लेकिन अगर आपके पास पनीर अवेलेबल नहीं है, तो आप पनीर की जगह क्या डाल सकते हो उस करी में, न्यूट्रिएंट नगेट्स डाल सकते हो सोयाबीन वाले, जो कि ऑल वो भी क्या होगा प्रोटीन रिच होगा, प्रोटीन ज्यादा होगा। तो हमने क्या करा, रिप्लेसमेंट कर दी, है तो दोनों में ही प्रोटीन, बट हमने क्या करा रिप्लेसमेंट कर दी, पनीर का हमने क्या डाल दिया उसकी जगह सोया नगेट्स डाल दिए। तो यहाँ पर क्या है, जो न्यू प्रोटीन की अमाउंट थी वो तो उतनी हुई ना, वो तो उतनी हुई, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा रेसिपी मॉडिफाई कर दी। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं अपनी मील प्लानिंग में। ऑल्सो यहाँ पे सोशियो कल्चर और रिलीजियस फैक्टर भी अफेक्ट करता है मील प्लानिंग को। कैसे, यहाँ पर जनरली हिंदू में क्या है नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो ज्यादा अवॉइड किया जाता है एज कंपेयर टू द मुस्लिम। मुस्लिम क्या है ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड को प्रेफर करते हैं। साउथ इंडियन का अलग फूड होता है जैसे डोसा, इडली। तो ये सबका रिलीजन बेस्ड जो फूड होता है, फेस्टिवल बेस्ड जो फूड होता है, वो सारा आता है यहाँ पर मील प्लानिंग में, जो कि अफेक्ट करता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट मील प्लानिंग, जिसमें आपके पास हमने पढ़ा कि डाइटरी रिक्वायरमेंट कैसे कैसे चेंज होता है, एडल्ट का कैसे है, यहाँ पर एडोलेसेंट का कैसे है, प्रेग्नेंट वुमेन का कैसे है, लैक्टेटिंग वुमेन का कैसे है। तो हमें क्या क्या डाइटरी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए व्हाइल वी आर प्लानिंग फॉर दीज टाइप्स ऑफ मील्स। सो थैंक यू सो मच, होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।